जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। डेट है 5 जनवरी और दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है नॉर्थ इंडिया में। उम्मीद करता हूं कि आपकी तबीयत अच्छी होगी। ठंड का टाइम है, कोल्ड वेव चल रहा है, तो घर पे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा। बहरहाल आज के एडिटोरियल की चर्चा में 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे। ग्रीन हाइड्रोजन को लेके पहले भी हमने कई बार एडिटोरियल्स में बात करी है। इसके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार ने अभी रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल दिया है, लॉन्च किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे समझेंगे, इसके एप्लीकेशंस के बारे समझेंगे। फिर एक बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, वैल्यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। नाउ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, रूरल लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज के चलते 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट के चलते बहुत बार आर्टिकल्स आते रहते हैं और फ्रॉम टाइम टू टाइम हम डिस्कस भी करते रहते हैं। तो यहां पे समझेंगे इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं। और एक आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है। तो ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, तो ये हम तीनों आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिलेगा। नाउ यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो अभी भारत सरकार ने मिशन अप्रूव करा है, लगभग 20,000 करोड़ का बजट पास करा है इस मिशन के लिए। देखिए सबसे पहले तो बात हम समझे कि एम क्या है कि 2047 तक इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा सकता है। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रीन हाइड्रोजन के चलते रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी बहुत इंपेटस मिल सकता है, राइट। और इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाकायदा एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए होते हैं, तो इसी बहाने इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रोडक्शन भी बहुत होगा, मैन्युफैक्चरिंग बहुत होगा। तो पर्पस क्या है कि कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। साथ ही साथ दूसरा फायदा क्या है, हमने ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स ट्रांजिट करना है, डीकार्बनाइजेशन के टुवर्ड्स मूव करना है, नेट जीरो का टारगेट मीट करना है। वैसे भी 2030 के चलते हम गीगावाट्स में बातें कर रहे हैं कि 500 गीगावाट की हम रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ और भी एप्लीकेशंस है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करें, पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेक्टर की बात करें, स्टील सेक्टर की बात करें, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, राइट। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी ब्रीफ सी बात। अब देखिए यहां पे हम हो सकता है कि साइंस बैकग्राउंड से ना हो सकता है हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है हम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो। अब यहां पे हमने पीएचडी नहीं करनी है ग्रीन हाइड्रोजन के चलते। यहां पे हमने वीडियो पे वीडियो नहीं देखना कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है। यूपीएससी ने आपसे ये नहीं पूछना कि भाई वो ग्रीन हाइड्रोजन बना के दिखाइए। आपको इतना पता हो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का जो प्रोसेस है, तो क्या होता है, पानी को स्प्लिट किया जाता है। पानी यानी कि H2O, इतनी बात तो हमने साइंस में पढ़ी है ना, H2O। तो हाइड्रोजन को पानी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे? वाटर को स्प्लिट किया जाता है एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के जरिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस जिससे कैरी ऑन किया जाता है, अब इसको पावर कौन करता है? एक डिवाइस बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। अब इस इलेक्ट्रोलाइजर को पावर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये तो नहीं है ना सिर्फ 1 या 2 एटम हाइड्रोजन के हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए ग्रीन हाइड्रोजन के, यहां पे लाखों में हमने प्रोडक्शन करना है, मिलियंस ऑफ टन्स में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। तो जो बिजली होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो कि पावर करेगी इलेक्ट्रोलाइजर को, वो बिजली क्या वो कोल पावर्ड होनी चाहिए या वो रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए होनी चाहिए? तो डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए होनी चाहिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का यह कहना है कि इस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन अगर ऑब्टेन हम करते हैं तो लगभग 830 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन है वो वातावरण में कम हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। अब इस प्रोसेस में ग्रीन हाइड्रोजन में तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक यूनिवर्सल, लाइट और हाईली रिएक्टिव फ्यूल है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी को, ऊर्जा को प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कोल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली तो कोयले से भी आती है, लेकिन उससे कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट बढ़ता है, वो चीज यहां पे नहीं होगी। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत ही कॉमन एलिमेंट होता है नेचर में, जो कि कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, आइसोलेशन में नहीं पाया जाता। जैसे कि हम H2O की बात करें, पानी की बात करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन में यहां पे पाया जाता है। हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है एज अ क्लीन फ्यूल, ये ऐसा नहीं है कि आज या कल ही पता लगा था, ये 150 साल पुरानी बात है कि इसका पता था कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल एज अ क्लीन फ्यूल काफी मैसिव है। इनफैक्ट अगर हम ऑयल क्राइसिस की बात करें,
जो कि 1970s में हुआ था। क्यों हुआ था ऑयल क्राइसिस? 1970s में आपको याद होगा अरब और इजराइल की लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में यूएस ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने यानी कि यूरोपियन देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया था। तो बदले में आके अरब देशों ने बोला कि भाई हम आपको तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यूएसए को, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को हम तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर ये ऑयल क्राइसिस हुआ था। उस वक्त भी इस बात की संभावना यहां पे एक्सप्लोर करी गई थी कि अगर हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर सकें, ग्रीन हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर सकें, रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स ऑल टुगेदर। आज के टाइम पे अगर हम जापानीज कार मेकर्स होंडा या टोयोटा की बात करें, या हम ह्यूंडई की बात करें जो कि साउथ कोरियन कार मेकर है, वो भी लिमिटेड स्केल में ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को कमर्शियल बेसिस पे यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड स्केल में। आपको यह बात पता हो, हाइड्रोजन जो कि फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, जो कि बल्क ऑफ द हाइड्रोजन जनरेटेड आज के टाइम पे है। हाइड्रोजन जो कि जनरेट होता है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, लेकिन विद सीसीएस यानी कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, उसको क्या कहते हैं? ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। और जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये आपको बात पता हो। यहां पे बेनिफिट्स क्या है ग्रीन हाइड्रोजन की? देखिए, एक तो पहली बात है क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, अब हमने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सेट करा है। अभी तक हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है दैट इज पावर्ड बाय कोल। तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी है, तो एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी जो कि स्टोर ग्रिड में नहीं करी जा सकती है, दैट कैन बी यूज्ड टू पावर द इलेक्ट्रोलाइजर्स, जिसके चलते ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्टेन हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन अभी मार्केट में तो नहीं मिलता, आप पेटीएम तो नहीं कर सकते कि मुझे भैया 2 किलो ग्रीन हाइड्रोजन दे दो, कमर्शियली वायबल नहीं है एट प्रेजेंट। करंट कॉस्ट जो है अभी भारत में, दैट इज एनीवेयर अराउंड 400 रुपीज पर केजी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। कोशिश क्या है इस मिशन के जरिए? इस कॉस्ट को नीचे लेके आना, 100 रुपए प्रति किलो से भी नीचे लेके आना, ये एक कोशिश है। और साथ के साथ केवल एक तो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट को लोअर करना, साथ के साथ एक इंपेटस देना कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को, रिन्यूएबल पावर जनरेशन को भी बूस्ट किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी, यहां पे R&D का बजट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में उनमें पोटेंशियल है कि वो रिप्लेस कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। और देखिए, अब फॉसिल फ्यूल्स के चलते जो कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट है, चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर है, रिफाइनिंग सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट काफी ज्यादा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन इस फुटप्रिंट को रिप्लेस कर सकता है। किसके फुटप्रिंट को? कार्बन डाइऑक्साइड के फुटप्रिंट को, जो कि कैसे जनरेट हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हो रहा है। बहुत एम्बिशियस प्लान है। भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2021 में ये मिशन के बारे में यहाँ पे अनाउंस किया था। अब अगर हम बाहर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, उनकी सरकारें बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको जिम्मेवारी मिली है इस स्कीम की गाइडलाइंस को बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। और एम क्या है? To promote the development of green hydrogen production capacity of at least 5 million metric tons per annum। और साथ के साथ सोने पे सुहागे वाली बात है, एक एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, वो 125 गीगावाट की है। तो जहां पे हम हाइड्रो, सोलर, विंड एनर्जी को यूटिलाइज करके रिन्यूएबल एनर्जी अपने टारगेट स्केल अप करना चाह रहे हैं, वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात आ रही है। 125 गीगावाट बाय 2030, दैट इज क्वाइट अ लॉट। अब फ्यूल सेल व्हीकल्स की जहां पे बात आती है, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से रन करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड होंगी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आए? क्या वो कोयले को बर्न करके आए या वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आए? अगेन यहां पे बात आती है। हाइड्रोजन देखिए एक एनर्जी कैरियर है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो हाइड्रोजन फ्यूल को पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी में बाय डिवाइस। इसको क्या कहते हैं? डिवाइस को फ्यूल सेल स्टैक कहते हैं। इससे पहले कि वो किसी कार या किसी ट्रक या किसी जहाज को पावर कर सके। अब एक फ्यूल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और कुछ कैटलिस्ट को यूज करके, ठीक है, प्लैटिनम बेस्ड कैटलिस्ट को यूज करके। अब जो फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स है, दे मोस्ट कॉमनली कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, इससे इलेक्ट्रिक जो मोटर है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रेजेंट है, उसको पावर मिलती है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस इन इंडिया की बात करें, देखिए भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है दैट इज ऑब्वियसली कोल बेस्ड, और आने वाले समय में भी इतनी जल्दी तो कोल को फेज आउट नहीं करने वाले हैं। अभी भी आने वाले समय में, आने वाले टाइम में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है डोमिनेंटली वो कोल बेस्ड ही रहेगा,
ठीक है। लेकिन अब कोयले से भी बिजली आ रही है और आपको ग्रीन हाइड्रोजन से भी बिजली मिल रही है। अब आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बढ़ानी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी ऑपरेट करनी है, तो क्या चाहेंगे कि क्या कोयले से हम बिजली लेके इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ऑपरेट करें? नहीं, हम चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पावर करें। ठीक है, बहुत सारे देश हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेट की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करने के लिए, पावर करने के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी से करी जा रही है। ठीक है, नॉर्वे का एग्जांपल यहां पे डिस्कस करा गया है। आने वाले समय में हाइड्रोजन व्हीकल्स कैन बी यूज्ड। अगर हम ट्रक्स की बात करें या हम बड़े बड़े एरोप्लेन्स की बात करें, शिप्स की बात करें, अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रिक एरोप्लेन, इलेक्ट्रिक ट्रक या इलेक्ट्रिक शिप्स की बात नहीं हो रही है। तो हाइड्रोजन व्हीकल्स को यहां, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को ट्रक्स, शिप्स और एरोप्लेन्स को भी पावर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा और ऐसे कौन से सेक्टर हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा? पेट्रोलियम है, रिफाइनिंग है, स्टील है। इनफैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कर लेना। पिछले साल अप्रैल 2022 की बात है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कमीशन करा गया था भारत का पहला 100% तो नहीं लेकिन 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जोरहाट, असम में। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे अंत में एक बात करेंगे केरला के बारे। अब देखिए, अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात आती है तो केरला की सरकार ने एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बिठाया है कि कैसे केरला को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा सकता है। तो कैसे यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज रहेंगी, कैसे हम इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे और अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस सब बात की चर्चा इस हाई लेवल वर्किंग ग्रुप के द्वारा रिकमेंडेशंस के तौर पे दी जाएगी। चलिए, अगला आर्टिकल, वैल्यूज क्या है लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। बार बार हम बात करते हैं, 30 साल हो चुके हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करे को, लेकिन एफिशिएंसी क्या है रूरल लोकल बॉडीज की, अर्बन लोकल बॉडीज की? क्या मैंडेट था 73rd और 74th अमेंडमेंट का? कि राज्य सरकारें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पंचायत को रूरल एरियाज में और नगरपालिकास को अर्बन एरियाज में। ठीक है, एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस की यहां पे बात आई थी कि भाई फर्स्ट टियर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेकंड टियर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, थर्ड टियर जो है वो लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज। ठीक है, विलेज इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये बात गांधी जी ने कही थी। तो भाई हर चीज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहां पे आई थी कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, क्या टारगेट था? डिसेंट्रलाइजेशन की बात थी। हर एक चीज को कंट्रोल करना, माइक्रो मैनेज करना, इट शुड नॉट बी द हेडेक ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल बॉडीज की यहां पे बात आती है। बट डिस्पाइट दीज रिफॉर्म्स, जो हमारी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स है, नगर पालिकाओं की बात करें, पंचायत की बात करें, वो इनइफेक्टिव है। लोगों की अभी भी समस्या है, लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है कि 24 घंटे पानी नहीं आता, 24 घंटे बिजली नहीं आती है। लोग जो शहर, अब लोग कहते हैं हम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, इतने सारे टैक्स देते हैं कि सारी की सारी इनकम, हमारी आधे से ज्यादा इनकम तो टैक्स में ही चली जाती है, लेकिन फिर भी हमको अच्छा प्रशासन नहीं मिल रहा, अच्छी गवर्नेंस नहीं मिल रही, अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही। तो लोग किसको कसूरवार ठहराते हैं? जो करप्ट लोकल पॉलिटिशियंस हैं, हम मेयर की बात करें, म्यूनिसिपल काउंसलर्स की बात करें, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनको यहां पे कसूरवार ठहराते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का आइडिया क्या है? आइडिया है सब्सिडियरिटी का, यानी कि डेलीगेशन की बात आती है कि अगेन वही बात है कि राज्य सरकार को हर एक चीज अपने हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप डेलीगेट करिए, फंक्शंस को डेलीगेट करिए। ठीक है, लोकल लेवल ब्यूरोक्रेसी लेके आइए, लोकल बॉडीज में, रूरल लोकल बॉडीज में भी और अर्बन लोकल बॉडीज में भी। पहली बात तो यहां पे दो बातें समझनी जरूरी है। एक तो एफिशिएंट प्रोविजन का टारगेट था, बेसिकली जो मैंडेट था 73rd 74th अमेंडमेंट का, पहली बात होता कि एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, सिंस गवर्नमेंट्स विद स्मॉलर जुरिस्डिक्शंस दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज, हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द रेजिडेंट्स, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना लोकल लेवल पे लोगों का। और दूसरी बात, डीपर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। देखिए, जो लोकल बॉडीज हैं वो ज़्यादा नज़दीक हैं लोगों के, अब लोगों को इजी लगेगा सरपंच के पास जाना या पंचायत सेक्रेटरी के पास जाना, रादर दैन के वो डीसी ऑफिस में धक्के खाएं या रादर दैन के वो अपने एमएलए के पास जाएं। तो जो सरपंच है, जो पंचायत सेक्रेटरी है या जो बीडीपीओ है, वो ज़्यादा नज़दीक है लोगों के, अगर हम गाँव की बात करें। उसी तरह से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की हम बात करते हैं तो लोग अपने काउंसलर के पास जा सकते हैं, अपने मेयर के पास जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। रेलेवेंस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का? ठीक है, अब देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि राज्य सरकारों को
कुछ पावर्स पंचायत और नगर पालिकाओं में इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, ताकि ये जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात आ रही है, सेल्फ गवर्नेंस की बात आ रही है, यानी कि इस बात को हम समझें 73rd और 74th अमेंडमेंट का पर्पस था सेल्फ गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो अपने जो प्लान्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स हैं, अपने सोशल जस्टिस जो प्लान्स हैं वो अपने आप बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं और लोकल डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जन भागीदारी की बात आती है तो 73rd 74th अमेंडमेंट फैसिलिटेटर्स थे, ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को एडवांस कर सके एट द विलेज लेवल एंड एट द अर्बन लोकल बॉडीज लेवल। लोग खुद इंटरेस्ट लें पॉलिसीज बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए। लिमिटेशंस की बात आती है तो देखिए, अब अक्सर ये पाया जाता है कि राज्य सरकारें, उनको अच्छा लगता है कि पावर उनके हाथ में हो, वो पावर डिवॉल्व करने को तैयार ही नहीं है, खास करके जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड लिवाइंग ऑफ लोकल टैक्सेस की बात आती है। अब राज्य सरकारें बार बार उनका ये कहना होता है, उनका ये रोना होता है कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा हमारे साथ जीएसटी की रिसीट्स अच्छी तरह से शेयर नहीं करी जा रही हैं, कि हमको केंद्र सरकार के द्वारा हमको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, कि हमारी टैक्सेशन पावर में जो ऑटोनॉमी थी जीएसटी के आने के बाद नहीं है। लेकिन जरा आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, आप क्या कर रहे हैं, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। कुछ ऐसा ही एटीट्यूड वो लोकल बॉडीज के साथ, म्यूनिसिपल बॉडीज के साथ कर रही हैं। राज्य सरकारें बहुत हेसिटेंट है, रिलक्टेंट है कि वो 74th अमेंडमेंट को इन प्रोप्राइटी इंप्लीमेंट कर सकें। क्यों? बिकॉज जो बड़े बड़े शहर हैं, जो महानगरियों की बात करें, टियर 1 सिटी हो, टियर 2 सिटीज हो, वो इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राज्य सरकार हो, उनको अच्छा लगेगा रियल एस्टेट को कंट्रोल करना, अर्बन लैंड को कंट्रोल करना। बहुत सारा जो काला धन है वो रियल एस्टेट में ही छुपा होता है, ठीक है। तो कौन इस पावर को विड्रॉ करना चाहेगा? कोर्ट्स ने भी बार बार कहा है, लेकिन कोर्ट्स ने भी कोई ऐसी स्ट्रिक्ट बात नहीं कही है जिसके चलते वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मजबूर कर सके कि भाई आप अपना जो कंट्रोल है शहरों के ऊपर थोड़ा लूज करिए और म्यूनिसिपल बॉडीज को शहरों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेंथन करने दीजिए अपना कंट्रोल। अब यहां पे एक एग्जांपल इस आर्टिकल में डिस्कस करा गया है, वो है ये बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 2021 का। तो रिसेंटली पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जो बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट था जो 2021 में अमेंड किया गया था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? छोटी सी बात है यहाँ पे, 2021 के अमेंडमेंट में यहाँ पे ये प्रोविजन था कि भी जो पावर है ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एम्प्लॉयज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, जो कि पहले तो म्यूनिसिपैलिटीज के पास ही पावर थी ना कि वो ग्रेड सी या ग्रेड डी जो कर्मचारी हैं उनको अपॉइंट करने के लिए उनके पास पावर थी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो बिहार की सरकार ने ये अमेंडमेंट लेके आया और बिहार की सरकार ने बोला कि नहीं, ये जो पावर होगा ना, ये स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कंट्रोल्ड डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना चाहिए। जरा सोचिए कि अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी अपॉइंट करने की पावर ही म्यूनिसिपैलिटी के पास नहीं है और यहां पे भी राज्य सरकार की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो किस बात की 74th अमेंडमेंट, किस बात की डेवोल्यूशन ऑफ पावर? इसी बात को लेके पटना हाई कोर्ट ने कहा था दैट देखिए, ये तो मजाक बना के रखा है आपने, तो फिर 74th अमेंडमेंट लेके ही क्यों आए थे 30 साल पहले? तो ये तो डिसेंट्रलाइजेशन के विरुद्ध बात हुई, ये तो आप पावर और सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। जो मेन मैंडेट था 74th अमेंडमेंट का, उसको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, तो ये तो सेल्फ गवर्नेंस को वीकन करने वाली बात होगी। तो कंक्लूजन की जहां पे बात आती है, देखिए जब हम संघवाद की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो उसको एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राज्य सरकारें अक्सर ये कहती हैं दैट हमको पावर नहीं मिलती है, केंद्र सरकार के पास बहुत पावर है, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत तानाशाही करी जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आप लोकल गवर्नमेंट्स को पावर डिवॉल्व कर रहे हैं? लोकल गवर्नमेंट्स भी एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारे फेडरल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल फ्रेमवर्क, संघवाद की जहां पे बात आती है हमारे संविधान की, उसमें सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। चलिए लास्ट आर्टिकल, यहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इतिहास गवाह है कि अगर आपकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई है, अब देखिए आप कोई भी इकोनॉमी है, ट्रांजिशन जो होता है, पहले आप एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, प्राइमरी सेक्टर, देन आप मैन्युफैक्चरिंग के टुवर्ड्स जाते हैं, देन आप सर्विसेज के टुवर्ड्स जाते हैं। भारत एक बहुत यूनिक एग्जांपल है जहां पे हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बूस्ट नहीं दिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बाईपास करके हमने सर्विसेज सेक्टर में बहुत यहां पे नाम कमाया है। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में हम इतना नाम नहीं कमा पाए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर आपने विकसित होना है, अगर आपने डेवलप्ड होना है, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बल पे, मैन्युफैक्चरिंग के बल पे आप हो पाएंगे, केवल सर्विसेज के बल पे नहीं हो पाएंगे। रिसेंटली कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं, कुछ ऐसे कमेंटेटर्स हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, अगर हम रघुराम राजन जी की बात करें, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, आप एक सेकेंड चाइना नहीं बन पाओगे। लेकिन अब हर किसी के अपने व्यूज हो सकते हैं। रघुराम राजन जी ने कहा था कि हाँ, जो हमारा
अगर हमारा सिक्का सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा चलता है तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं चलता है, तो हमको यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हमको सर्विसेज सेक्टर पे ही फोकस करना चाहिए, अब कोई फायदा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, हार्नेस करना, वो बस हम मिस कर चुके हैं। कॉलमनिस्ट यहां पे ये कहते हैं, देखो ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग को अंडर एस्टिमेट ना करो, अभी तक हम अपने सर्विसेज सेक्टर को तो टैप कर पाए हैं, वो बात सही है, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो टूरिज्म में हो, अकाउंटिंग में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, आगे भी करते रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को बेशक रियलाइज नहीं कर पाए हैं, बट डजंट मीन कि उसको इग्नोर करें हम। एक बहुत बड़े और एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं निकोलस काल्डोर, उन्होंने कहा था कि ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्होंने उन्नति प्रगति अचीव करी है विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि सही मायने में हम विकसित तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैपेसिटी को हार्नेस ना कर सकें। अब प्रोडक्टिविटी की बात आती है, देखिए लगभग 50% से ज्यादा जो लोग हैं आज भी भारत में वो एग्रीकल्चर ऋषि सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन ऋषि सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है टुवर्ड्स जीडीपी? केवल 15%। ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन से सेक्टर का है? वो सर्विसेज सेक्टर का है, लेकिन सर्विस सेक्टर में हर कोई नौकरी तो नहीं करता, सर्विस सेक्टर हैज फेल्ड टू अब्सॉर्ब द वर्कर्स प्रोपोर्शनेटली, तो यहां पे वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी की बात आती है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी का इनटू अ सर्विसेज डिनोमिनेटेड इकोनॉमी, ये बहुत एक स्लो प्रोसेस रहा है। रिमार्केबल अचीवमेंट तो रही है कि हमने ऐसे ट्रांजिशन लेके आए, लेकिन एक बहुत स्लो प्रोसेस रहा है। यहां पे प्रोडक्टिविटी की बात आ जाती है, और इसी करके हम देखते हैं कि बहुत सारी इनफॉर्मल जॉब्स हैं, वर्कर प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, बिकॉज हर कोई वर्कर सर्विस सेक्टर में नहीं काम कर रहा। बहुत सारे अभी नॉन फार्म जॉब्स भी इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हो रही हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात जहां पे आती है, प्राइमरी हो गया आपका एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, टर्शरी हो गया आपका सर्विसेज। तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत होलिस्टिक वे में नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते आज क्या है, आज के टाइम पे अभी भी हमारे पास बहुत लोअर प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, लोअर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है, हाई प्रोडक्टिविटी सर्विस सेक्टर में आती है, लेकिन ये ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो पाया है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इतना हार्नेस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कसूरवार किसको ठहराया जाता है? लो वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। अब जो हमारा शेयर है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड, एमवीएस को कहते हैं, भारत की जीडीपी में, दैट इज लेस देन 16% एज कंपेयर टू 30% ऑफ लेट्स से जापान, साउथ कोरिया एंड द अदर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। अब जो विजन है हमारे विकसित भारत का, वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम अच्छी क्वालिटी जॉब्स अपने युवाओं को नहीं दे सकते, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मिलियंस ऑफ जॉब्स, लाखों में करोड़ों में हमको नौकरियां बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सबसे बड़ी जो हमारे लिए चुनौती है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए। देखिए अब मिसाल के तौर पे हम खिलौने हैं, अब वैसे तो हमारे इंडिया में जो टॉय सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, लेकिन कितने सारे खिलौने, जो बच्चे जो खिलौनों के साथ खेलते हैं वो चाइना से आ रहे थे, कितना सारा सामान हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आंकड़े क्या बताते हैं, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं दैट टोटल $600 बिलियन, अगर हम 2021-22 की बात करें, विच इंक्लूडेड $300 बिलियन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये कौन सी इंपोर्टेड गुड्स हैं? इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ जाता है, सेमीकंडक्टर्स की बात आ जाती है, कैपिटल गुड्स आ जाती हैं। तो ये सब चीजें यहां पे क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर आज हम 100 चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, तो चलो इंपोर्ट करो चाइना से, लेकिन वो 100 की जगह 40 कर लो, 30 कर लो। यहां पे क्या कमी है? यहां पे आप क्यों नहीं चीजें मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आउटसोर्स हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना में वो कम दाम में प्रोड्यूस हो जाते हैं, मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? तो अपॉर्चुनिटीज की जहां पे बात आती है, तो देखिए अगर यहां पे कम चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, अगर हम चाइना में आउटसोर्स कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है ना, ये तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रेंड है। देखिए चाइना और इंडिया में फर्क क्या है? चाइना अभी तक एक्सपोर्ट करता रहा पूरी दुनिया को, लेकिन चाइना में लोकल कंजम्पशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है। यहां पे दोनों बातें हैं, यहां पे हमारे पास आबादी भी है, डिमांड भी है, और ये सब चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर यहां पे बनाएंगे तो यहाँ पे कितनी डिमांड है हमारे पास। तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड विजन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी लेके आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम 50% जितने भी अभी हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, अगर 50% ऑफ दीज इंपोर्ट्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके चलते जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड है वो 30% ज्यादा इंहांस हो सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो यहां पे बात करेगी जैसे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ताइवान हो या साउथ कोरिया की बात करें या जापान की बात करें, हम एशियन देशों की बात करें, जैसे उन्होंने एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी इतने सालों से 30-35 सालों से फॉलो करी है। अगर वैसी स्ट्रैटेजी हम भी फॉलो कर सकें,
इतना आसान नहीं होगा। अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण रिसेशन का माहौल है, इन्फ्लेशन का माहौल है, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बेबी स्टेप्स लेके भी, अगर हम बेबी स्टेप्स लेके भी मार्जिनल इंक्रीज की यहां पे बात आई है, अगर हम 1 से 2% भी जो अपना शेयर है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में अगर बढ़ा सकते हैं कुछ आने वाले 2-3 सालों में, उसके चलते जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड है वो $100 बिलियन से ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। उससे हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत इंपेटस मिल सकता है। फिर यहां पे जरूरी है समझना चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को। अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी ये टर्म कॉइन 2013 में करा गया था, यानी कि इसका सिंपल अगर हम मतलब समझे बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो कि इन्वेस्टर्स को बेसिकली इंकरेज करते हैं कि भाई आप चाइना में केवल इन्वेस्ट ना करें, आप अपनी बिजनेस जो फंक्शंस हैं, जो आपके प्रोसेसेस हैं, वो और देशों में भी इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करें। इतने सालों से 1980 से लेके 2010 तक दुनिया भर के देशों ने चाइना में बहुत इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत कम है। ठीक है, अब उस चीज का एडवांटेज है, वहां पे टैक्स ब्रेक्स बहुत मिलती हैं। लेकिन अब 2013 के बाद जब देशों ने ये रियलाइज किया कि चाइना ने तो बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा दी है, चाइना तो इकोनॉमिक सुपर हाउस बन चुका है, पावर हाउस बन चुका है, और पैंडेमिक के टाइम पे जब देखा कि सप्लाई चेन इश्यूज काफी आ रहे हैं, सप्लाई साइड शॉक्स काफी आ रहे हैं, तो ये बात होनी शुरू हुई कि क्यों नहीं हम बाकी देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, साउथ कोरिया है, वहां पे क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए, केवल चाइना में क्यों इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब चैलेंज भारत के लिए यह है कि इस स्ट्रैटेजी का हम कितना लेवरेज उठा सकते हैं आने वाले टाइम में। पैंडेमिक के बाद बहुत सारे देश अभी हेसिटेट कर रहे हैं, डर रहे हैं कि चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज पैंडेमिक के दौरान सप्लाई साइड इश्यूज काफी आए थे। तो भारत के लिए मौका है वो सारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का, खींचने का, जो कि पहले चाइना में जा रही थी। अंत में बात आती है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे। देखिए, अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात जहां पे आती है, अभी शुरू में हमने ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी थी, सोलर पैनल्स की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, इसकी प्रोडक्शन में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कंसिडरेबल इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती है। तो ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। भारत आने वाले समय में एम कर रहा है, लक्ष्य रख रहा है कि कैसे वो एक ग्लोबल हब बन सकता है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, चाहे वो बैटरीज हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स हैं। तभी हम विकसित भारत बन पाएंगे अगर हम इन चीजों को प्रायोरिटी दे सकें। क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाई शुड लोकल गवर्नमेंट्स बी एम्पावर्ड? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। Why are they weak despite constitutional reforms? वेरी इजी क्वेश्चन, 250 वर्ड्स में आंसर करना है। आप इस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आप इस टेलीग्राम ग्रुप का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ट्यूटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। बेस्ट आंसर, मॉडल आंसर दोनों ही शाम को 6 बजे यहां पे पिन करे जाते हैं। बेस्ट आंसर जो कल वाले क्वेश्चन का था वो आयुषी का था। आयुषी वेरी वेल डन, आयुषी का कंसिस्टेंटली बेस्ट आंसर में नाम आ रहा है, सो कीप अप द मोमेंटम आयुषी। एंड जाने से पहले आपके साथ एक एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाहता हूं हमारे संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स के बारे, जो कि 28 नवंबर 2022 को शुरू हो चुका है। 30 अप्रैल 2023 तक ये कोर्स रहेगा। मौका है आप सबके लिए कि आप अपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों कंसेप्ट्स को ब्रश अप कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स 2023 से पहले। यदि इस कोर्स के बारे और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी यहां पे दी जाएगी। चलिए, मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा आपको कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।